भीनमाल, इसी के ऑब्लिक में लगा लेना, भीनमाल ऑब्लिक अवंती, अवंती ऑब्लिक कन्नौज के प्रतिहार। अब ये कन्नौज बाद में चले जाएंगे, इसलिए इनको कन्नौज के प्रतिहार भी कहेंगे, क्योंकि जो आपका नागभट दित्ती है, नागभट दित्ती अपनी राजधानी स्थानांतरित कर देगा कन्नौज, और कन्नौज नागभट के बाद में जितने भी शासक होंगे उन सभी की राजधानी रहेगी कन्नौज में। एक आपने शिलालेख पढ़ा था, बुचकुला शिलालेख, आपके पास अगर शिलालेख की कॉपी अगर है तो निकाल के देखो। बुचकुला शिलालेख में एक शासक का वर्णन मिलेगा आपको जो कि प्रतिहार शासक है। तो नागभट प्रथम, देखो आपके जो वर्णन मिलेगा वो नागभट द्वितीय का मिलेगा। किसका मिलेगा? नागभट द्वितीय का। और ये है नागभट प्रथम। दो अलग अलग शासक है, पहले समझ लो। तो ये आपका चौथा राजवंश है, ये समझना, चौथा राजवंश है, लेकिन इसका जो शासक है पहला वो आएगा दोस्तों, आपका ध्यान रखना, कौन सा? नागभट प्रथम। क्या नाम है? नागभट प्रथम। इसकी उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछी गई कि बताइए नागभट प्रथम की उपाधि। जैसे आपने अगर पिछले टाइम में एक एग्जाम हुआ था आपके इसी स्कूल व्याख्याता का एग्जाम हुआ था 2019 का, तो उस एग्जाम के अंदर नागभट की उपाधियां पूछी गई कि नागभट की उपाधियां कौन कौन सी है। तो देखो नागभट की उपाधियां क्या क्या है। इसे कहा जाता है नागावलोक। क्या कहा जाता है? नागावलोक। तो ध्यान रखना, इसी को कहा जाता है नागावलोक। और इसके दरबार को कहा जाता है नागावलोक दरबार। क्या कहा जाता है? नागावलोक दरबार। एक उपाधि तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी इसकी उपाधि आपको ध्यान रखनी है, इसको कहा जाता है मलेच्छ नाशक। मलेच्छ का मतलब क्या होता है? अरब लोग। तो कौन है ये? अरबी। तो अरबों का नाशक। तो अरब या अरबों का नाशक कहा जाता है, का नाशक। तो ध्यान रखना है, मलेच्छों का नाशक। तीसरी इसी की इंपॉर्टेंट उपाधि है, इसी को कहा जाता है इंद्र के दंभ का नाशक। क्या कहा जाता है? इंद्र के दंभ का मतलब क्या होता है? दंभ। इंद्र के दंभ, दंभ का मतलब होता है घमंड। क्या होता है? घमंड। तो इंद्र के घमंड या दंभ का नाशक कहा जाता है इसे। इसी के अलावा इसकी एक उपाधि और प्रचलित है, इसकी एक उपाधि है राम का प्रतिहार कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? राम का प्रतिहार, या सॉरी प्रतिहारों का राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? प्रतिहारों का राम। तो ध्यान रखना, प्रतिहारों का राम किसे कहा गया है? तो प्रतिहारों का राम भी इसे ही कहा गया है। और ग्वालियर प्रशस्ति में, कौन सी प्रशस्ति में? ग्वालियर प्रशस्ति में इसका एक नाम दिया गया है। तो ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर इसका एक नाम है, और वो कौन सा नाम है? इसे कहा गया नारायण। क्या कहा गया है? तो ध्यान रखना, इसी को कहा गया है नारायण। इसका जो वंशकाल है दोस्तों ध्यान रखना, 730 ईस्वी से लेकर, कई गाइडों में आपको 756 मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल में इसका जो वंशक्रम है या जो शासनकाल है वो 760 ईस्वी तक है। कितने वर्षों तक है? 30 वर्षों का शासनकाल रहा। इसी का एक और नाम है, इसे कहा जाता है नारायण की मूर्ति का प्रतीक। क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, इसी को क्या कहेंगे? नारायण की मूर्ति का प्रतीक। नारायण की मूर्ति का प्रतीक, नारायण की मूर्ति का प्रतीक। तो ये आप ध्यान रखना, इसकी उपाधियां हैं। क्या है? उपाधियां। देखो नागभट प्रथम, इसका शासनकाल ध्यान रखेंगे कितना है? 730 से लेकर 760। अब जो भीनमाल के अंदर जो राजवंश रहा, इसका उल्लेख आपको कहां से मिलेगा? भीनमाल का अंदर जो राजवंश रहा या जो भीनमाल के अंदर शासन रहा, इसका उल्लेख मिलेगा आपको शिशुपाल वदम नामक एक महाकवि माघ हुए हैं, और महाकवि माघ ने एक रचना लिखी शिशुपाल वधम। कौन सी रचना लिखी है? शिशुपाल वधम। और शिशुपाल वधम के अंदर इसका जानकारी मिलेगी। किसकी जानकारी मिलेगी? शिशुपाल वधम। तो ध्यान रखना, कौन सी रचना है? शिशुपाल वधम, या इसी को शिशुपाल वध कहते। और शिशुपाल का वध किसने किया था? भगवान कृष्ण ने किया था। 100 गलतियां पूरी कर ली और उसके बाद में शिशुपाल का वध किया। तो ऐसा कवि कौन है जिसने ऐसी रचना लिखी है? महाकवि माघ। और माघ कहाँ के थे? जालोर भीनमाल के थे, और उन्होंने अपनी इस रचना के अंदर ऐसा उल्लेख मिलता है। अब जो नागभट प्रथम है, इसकी उपाधि आपको ध्यान रखनी कौन सी है? नागावलोक। इसके दरबार को कहा जाता है नागावलोक दरबार। मलेच्छों का या अरबों का नाशक, इंद्र के दंभ का नाशक, प्रतिहारों का राम, इसी को कहा गया है ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण। क्या कहा गया है? नारायण। इसी के अलावा आपको ध्यान रखना, इसको कहा गया नारायण की मूर्ति का प्रतीक है। तो लिखो एक बार, नागभट प्रथम। 2 प्रशस्तियां ध्यान रखना, एक तो ग्वालियर प्रशस्ति
और दूसरी ध्यान रखना, बादामी जो कि आपका राजवंश बादामी का एक शासक पुलकेशिन द्वितीय, और पुलकेशिन द्वितीय ने एक प्रशस्ति लगवाई थी, ऐहोल प्रशस्ति या ऐहोल अभिलेख। और ऐहोल अभिलेख है कहाँ? कर्नाटका में। तो जो कि 634 ईस्वी का है। कौन से वर्ष का है? 634। देखो एरण पूछ ले तो 551 ईस्वी का है। कौन से वर्ष का है? एरण 551 का, और ऐहोल 634 ईस्वी का। 634 ईस्वी के ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है कि भीनमाल या अवंती के अंदर जिस राजवंश ने पहली बार शासन किया या जिस शासक ने पहली बार शासन किया वो नागभट्ट प्रथम था। तो ऐसी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? ऐहोल अभिलेख से। आगे देखो, दक्षिण भारत के अंदर यहाँ इस समय नागभट्ट के समय राष्ट्रकूट का शासन था। किसका? कौन से वंश है? राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट का जो यहाँ पर शासक था वो था दंतिदुर्ग। क्या नाम है? दंतिदुर्ग। तो इसका ध्यान रखना, यहाँ का जो शासक है वो दंतिदुर्ग है। ऊपर इधर कश्मीर है, और कश्मीर में जिसका शासन है वो है लालित्यवर्धन। क्या नाम है? लालित्यवर्धन। तो ध्यान रखना, कश्मीर में जिसका शासन है इसी के समय नागभट्ट के समय उसका नाम है लालित्यवर्धन। इधर आप गुजरात में जाएंगे तो यहाँ पर एक वंश का शासन है जो है पाल वंश। कौन सा वंश है? पाल वंश। लेकिन ध्यान रखना, इसकी शुरुआत जो आपका त्रिपक्षीय संघर्ष है उसकी शुरुआत यहाँ से नहीं होने वाली, वो नागभट्ट से होगी। आगे द्वितीय आएगा जब, या वत्सराज के समय होगी। इसके बाद के शासक आप पढ़ेंगे तो वत्सराज, चौथा शासक पढ़ेंगे तब आएगा। लेकिन ध्यान रखना, पाल वंश आपका बंगाल के अंदर है ना। पहले इसको समझ लो जो मैं समझाना चाह रहा हूं, है ना। देखो, तो दक्षिण भारत में इस समय राष्ट्रकूट का जो शासक था वो कौन था? दंतिदुर्ग। अगर उत्तर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो राजवंश था वो था लालित्यवर्धन का। किसका था? लालित्यवर्धन। और इधर पाल वंश के अंदर जो शासन का जो राजवंश था वो था पाल वंश। कौन सा था? बंगाल के अंदर जो पाल वंश था। तो ये राष्ट्रकूट जो था आपका ध्यान रखना महाराष्ट्र के अंदर था। कहाँ था? महाराष्ट्र के अंदर। अब देखो यहाँ इस समय की बात है जब नागवंश प्रथम का जब शासन काल चल रहा था, उस समय अरबों की ओर से जो आक्रमण हो रहे थे, उस समय नागभट्ट प्रथम ने एक योजना बनाई, और योजना के स्वरूप उसने इधर नीचे के दंतिदुर्ग और दंतिदुर्ग से मिलकर इन अरबों का मुकाबला करने के लिए संयुक्त सेना का निर्माण किया, और दोनों की सेना ने मिलकर यहाँ अरबों की सेना को पराजित किया था। तो ध्यान रखना, अरबों की सेना को पराजित करने के लिए नागभट्ट द्वितीय ने किसके साथ सहयोग किया था? तो ध्यान रखना, दंतिदुर्ग के साथ सहयोग किया। और जब दंतिदुर्ग के साथ सहयोग किया तो दोनों ने मिलकर, जब अरबों को पराजित कर दिया तो दोनों ने मिलकर एक यज्ञ का प्रारंभ किया, और उस यज्ञ को कहते हैं हिरण्यगर्भ। क्या नाम है? हिरण्यगर्भ। तो ध्यान रखना, हिरण्यगर्भ यज्ञ। और हिरण्यगर्भ यज्ञ को जब समापन किया, और हिरण्यगर्भ यज्ञ का समापन करने के बाद समारोह रखा। क्या रखा? समारोह। और जहां पाल नरेश जयंती दुर्ग। क्या नाम है? जयंती दुर्ग। तो ये जयंती दुर्ग भी इसी के अंदर शामिल हुआ था। और इस समय दोस्तों जब हम शुरुआती शासक पढ़ते हैं प्रतिहारों के, तो शुरुआती शासक 3, जिसके अंदर नागभट्ट प्रथम के बाद में इसी के अंदर आएगा कक्कुश के बाद के अंदर एक और शासक है। और तीनों जो शुरुआती शासक है इनकी जो रणनीति रही है वो रणनीति ये रही है कि ये जो शासन काल जो पहले से चला रहा है उसको यथावत रखा जाए, इसका विस्तार करने की इन्होंने नहीं सोची थी। लेकिन जब चौथा शासक पढ़ते हैं वो वत्सराज। क्या नाम है? वत्सराज। और वत्सराज ने पहली बार यहां पर ये जो 3, अब ये जो नागभट्ट में तो पढ़ रहे हो कि इनका जो सहयोग है, आपसी सहयोग से काम चल रहा है, लेकिन जैसे ही वत्सराज पढ़ोगे तो यहां पर इनके मध्य एक युद्ध स्थापित होगा, और वो युद्ध होगा कन्नौज के लिए। किसके लिए? कन्नौज के लिए। कन्नौज के अंदर यहाँ यशपाल की जब मृत्यु हो जाती है, यशोवर्मन की जब मृत्यु हो जाती है, 724 ईस्वी से लेकर 759 तक वो राजा बनेगा। और 759 के बाद में जब यशपाल की मृत्यु या यशोवर्धन की मृत्यु हो जाती है, तब तीनों के अंदर इस कन्नौज को लेकर यहाँ पर युद्ध होते हैं, जो कि आपका यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी और बिहार की सीमा के आसपास ये कन्नौज यहाँ पड़ता था। तो इसी को लेकर इन तीनों के अंदर फिर त्रिपक्षीय युद्ध या संघर्ष होंगे। अब ऐसी जानकारी जिसकी हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ की जानकारी, ऐसी जानकारी आपको कहां से मिलेगी? अरबों का नाशक इसे कहा जाता है। ऐसी जानकारी कहां से मिलेगी? एक लेखक आया अरब से, और वो है अल बिलादुरी। क्या नाम है?
अल बिलादुरी। और अल बिलादुरी अपने ग्रंथ के अंदर लिखता है या अपने लेखकों में या लेखन कार्य में लिखता है कि जिस समय भारत पर शासन था गुर्जरों का, और उस गुर्जरों में सबसे जो शक्तिशाली शासक था वो था नागभट्ट प्रथम। किसके बारे में बताता है ये? नागभट्ट प्रथम। तो ये ध्यान रखना, नागभट्ट प्रथम के बारे में जानकारी अल बिलादुरी भी देता है, जो कि एक अरबी लेखक है। कौन है? अरबी लेखक। इसी के अलावा ध्यान रखना है कि यहां पर जब भीनमाल के प्रतिहारों की बात करते हैं तो इसके अंदर कहा जाता है कि नागभट्ट प्रथम ने पहले आबू को जीता, फिर बाद में इसने जालोर को जीता, और जालोर को जीतने के बाद अवंती को जीता। तो पहली राजधानी इसने जालोर के भीनमाल को बनाई और दूसरी राजधानी इसने बनाई थी अवंतिका को। तो इसकी दो राजधानियां ध्यान रखना है, आपको दो राजधानियां बताई जाएगी। कितनी? दो। एक तो ध्यान रखना यहाँ भीनमाल जालोर में है और दूसरी यहाँ मध्य प्रदेश में अवंती है। तो ध्यान रखना पहली इसकी राजधानी कौन सी है? भीनमाल। तो ये ध्यान रखना, ओरिजिनल में क्योंकि इतिहासकार अलग अलग बातें लिखते हैं, लेकिन इसकी जो पहली राजधानी है वो भीनमाल। तो आबू इसने जीता, जालोर जीता और इसके बाद में इसने अवंती या उज्जैन जीता। तो इसने दूसरी राजधानी किसको बनाया था? अवंती को। तो इसकी दो राजधानियां थी। तो कितनी राजधानियां थी इसकी? दो। और ये नागभट्ट द्वितीय तक लगभग दो राजधानियां रही। कितनी राजधानियां रही? दो। और तीसरी राजधानी फिर बनेगी आपकी कन्नौज। नहीं नहीं, ये कहाँ है मैडम? ये नहीं, वत्सराज है। सबसे देखो, पराक्रमी शासक किसे कहते हैं? जो कि अपने जो क्षेत्रफल है, जो कि अपना भौगोलिक क्षेत्रफल राज्य का प्रसार है, वो अगर अधिकांश जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को जीतते हुए आगे बढ़ता जाता है तो उसे कहते हैं प्रतापी शासक। गेट खुला ही रख दो पीछे का, है ना, पूरा खोल दो उसको। तो देखो, तो सबसे पहला प्रतापी शासक आएगा वत्सराज। और वत्सराज के समय आपका त्रिपक्षीय संघर्ष स्थापित होगा, जिसके अंदर दक्षिण के राष्ट्रकूटों का, उधर जाओगे तो पालों का, और पालों के ऊपर इधर आप जाओगे तो ये गुर्जर प्रतिहार होगा। और ध्यान रखना इसके अंदर गुर्जर प्रतिहार ही विजय होंगे। शुरुआत भी गुर्जर प्रतिहार करेंगे और विजय भी गुर्जर प्रतिहार होंगे। आगे इसके अंदर आप पढ़ोगे तो देखो, नागभट्ट प्रथम ने अपने भाई तेजवर्धन के पुत्र ककुस्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और दूसरा शासक कौन बनेगा प्रतिहारों का? ककुस्त।